जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। जम्मू कश्मीर की ताजा खबरों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के हवाले से, जहां पर आपको बता दें कि निरीक्षण पूरा हुआ है और आज जो है वो जांच रिपोर्ट एनएमसी जो है वो पूरा पेश करेगा। फिलहाल आपको बता दें कि निरीक्षण में कई खामियां उजागर हुई हैं, कई चीजें इसमें सामने आई है, जहां पर स्टाफिंग मानकों में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या कुछ लापरवाहियां हैं, क्या कुछ कमियां हैं, ये आपको फिलहाल बताएंगे। लेकिन संस्था की मान्यता पर ये संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जहां रिपोर्ट के निष्कर्ष पर सबकी उम्मीदें जो है वो टिकी हुई है और बड़ी उम्मीदें ये टिकी हुई है। संघर्ष समिति का सख्त तेवर इस पर देखने को मिला है। विपक्ष हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इनके नेताओं के साथ जो वार्ता है वो लगातार जारी है। नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का निरीक्षण पूरा कर रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सौंपे जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार निरीक्षण के दौरान संस्थान में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, चाहे टीम ने स्टाफ स्ट्रेंथ हो या फिर बाकी चीजें हो, उन तमाम चीजों पर कमियां पाई गई हैं। इस बीच रिकॉर्ड में कई ऐसी सुविधाएं हैं दर्शाई गई है जमीनी स्तर पर मौजूद जो नहीं मिली है। ऐसे में संस्थान के भविष्य और मान्यता का फैसला इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी थी कि समाधान न मिलने पर भारतीय जनता पार्टी विधायकों के आवासों के बाहर प्रदर्शन होंगे। बढ़ते दबाव के बीच विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने समिति से मुलाकात कर अब तक के प्रयासों की जानकारी दी है और शीघ्र समाधान का भरोसा भी दिलाया है। समिति ने कहा है कि वे आश्वासनों पर भरोसा रखते हैं और जल्द कोई ठोस निर्णय की उम्मीद जो है वो कर रहे हैं। इन चीजों को लेकर तमाम बातचीत जो है वो की जाएगी और फिलहाल बड़ी बात यह है कि कई कमियां जो है वो पाई गई है। हमारे साथ फिलहाल आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, लगातार जो सवाल श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का उठ रहा है, सबसे पहली बात हम कमियों को लेकर करेंगे। कौन कौन सी कमियां हैं जो पाई गई हैं और क्या कुछ इसको लेकर आगे सजेशन या फिर सोच विचार जो है वो किए जा रहे हैं? रूपाली, अभी तक ये गोपनीयता रखी गई है इस रिपोर्ट पे, यानी मेडिकल काउंसिल ने क्या अपनी रिपोर्ट तैयार की है इसको गोपनीय रखा गया है। लेकिन सोर्सेज जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया है कि इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके तो प्रयास। चलिए यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि अगर बात करें श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की, तो ये कमियां जो है वो पाई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बड़ी बात यह है कि तमाम खामियां जो पाई गई हैं उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर रिपोर्ट भी तैयार करने की बात आई है। चलिए हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए। विनोद जी, जिस तरीके से हम कमियों को लेकर बात कर रहे थे, क्या कुछ रहने वाला है इस रिपोर्ट में, क्या कुछ फिलहाल स्टार्टिंग में इनिशियली कमियां पाई गई? बिल्कुल, ये तो सीक्रेट है फिलहाल। ये जी सीधे जेपी नड्डा जो यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उनको दी जाएगी रिपोर्ट, उसके बाद ये फैसला लेगी। लेकिन सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो कॉलेज को लेकर के एफिलेशन होती है उसमें जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कितने हैं, फैकल्टी कितनी है, वो अप टू द मार्क नहीं है। और जो दिखाई गई है पेपर्स में उसके मुताबिक वो नहीं है। लिहाजा एक पॉइंट ये मिल जाता है कि कहीं ना कहीं जो बताया गया था वैसा नहीं है। अब देखना है कि जब ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, तब पता चलेगा कि क्या ये वाकई कॉलेज बना रह सकता है या नहीं रह सकता है। लेकिन साथ साथ रूपाली ये भी है कि आपने जिन बच्चों को एडमिशन दिया उनका करियर भी आप स्पॉइल नहीं कर सकते। उनका कोई कसूर नहीं, उनका परिजनों का कोई कसूर नहीं, कोई बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब विनोद जी, यहाँ पर संघर्ष समिति की भी बात कर रहे हैं, तो उनकी क्या कुछ प्लानिंग आपको लगता है इस हवाले से होगी? क्या कुछ रहने वाला है संघर्ष समिति की तरफ से? देखिए, संघर्ष समिति का ही दबाव है, ये प्रेशर डेवलप किया है उन्होंने, यूनियन गवर्नमेंट पे डेवलप किया है, स्टेट गवर्नमेंट पे डेवलप किया है। उसके बाद जो प्रदेश इकाई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, उन्होंने ये प्रेशर डेवलप किया है और शायद यही कारण है। आज भी सचिवालय का घेराव किया गया था रूपाली, और 10 तारीख को महिला विंग करेगी। विधायकों के घर के घेराव की भी बात की थी, तो शायद यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा संघर्ष समिति के पास पहुंचे गीता भवन, और वहां पे उनको वादा किया, आश्वस्त किया
कि हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो अनियमितताएं हुई हैं उनको दूर किया जाएगा, यानी नेचुरल में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी संघर्ष समिति के साथ अब खड़ी है। विनोद जी, अब ये ओवरऑल जो दबाव बनाया जा रहा है, इसके बाद क्या लगता है, कोई फैसला आएगा, कोई फैसला बड़ा लिया जा सकता है इस दबाव के तले? देखिए, प्रेशर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक प्रेशर सिर्फ जम्मू कश्मीर की प्रदेश इकाई यहाँ संघर्ष समिति का नहीं है, समूचे विश्व से लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर या भारत से ही माता वैष्णो देवी को नहीं आते। बड़ी आस्था है, विदेश से लोग आते हैं, जो हिंदुस्तानी बाहर में बसे हुए वो भी आते हैं, आकर के अपनी श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार दान देते हैं। जब दान देते हैं तो उनको लगता है कि एक विशेष समुदाय को लोग अपनी आस्था से दान देता है, उस दान का कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की पढ़ाई में इस्तेमाल किया जाता है। और हाल ही में जब हमने देखा है जिस तरीके से वाइट टेररिज्म हमने देखा है, उसके बाद उनको लगता है कि रेडिकलाइजेशन, वाइट रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो रही है तो हम अपना पैसा क्यों करते हैं। इसलिए ये दबाव अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन चुका है और कोई सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। अब इसमें विपक्ष की बात करेंगे, विपक्ष का क्या कुछ लगता है, क्या कुछ पक्ष रहने वाला है जो ओवरऑल रिपोर्ट आएगी उस हवाले से? देखिए, विपक्ष हम किसको कहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कह रही है, बिल्कुल, उन्होंने ऑलरेडी इसकी सपोर्ट किया है कि लोग अपने टैलेंट पे आए हैं, जो बच्चे जिन्होंने दाखिला लिया है वो कॉम्पिटेंट थे, तभी उनको दाखिला दिया गया है। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोपी ने उनको ये सीट दिलवाई, वो तो करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सरकार कोई भी फैसला लेगी उसमें ये ज़रूर तय किया जाएगा कि इन बच्चों के भविष्य को आधर में ना डाला जाए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहाँ श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की बात करें तो लगातार अब ये रिपोर्ट पेश करने की बात की जा रही है, जहाँ पर तमाम कमियां पाई गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर स्टाफ की कमी हो या फिर और बाकी अनियमितताएं। तो तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल अब देखना है कि क्या कुछ दबाव के बाद फैसला आएगा, क्या कुछ ओवरऑल सिचुएशन इस हवाले से इस मुद्दे पर रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू राज्य की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है, ये भी एक बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एमएलए ने मांग उठाई है और इस बीच ये कहा है कि अलग जम्मू राज्य की आवाज पार्टी ने इससे किनारा कर लिया है और राजनीतिक दबाव बढ़ा है। राष्ट्रीय नेतृत्व पर निशाना जो है वो काफी ज्यादा तेज है। इस बीच जम्मू की अलग पहचान की मांग से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जम्मू क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा सत्र में कुछ विधायक जम्मू राज्य के पक्ष में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। भाजपा के एक विधायक द्वारा अलग जम्मू राज्य में की खुली मांग के बाद सियासत गर्मा गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये मांग विधायक का व्यक्तिगत रुख है और पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। इसके बावजूद पार्टी के भीतर दबाव और असहजता बढ़ती दिख रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह मामला जम्मू क्षेत्र की बढ़ती आकांक्षाओं और अलग पहचान की मांग को संकेत देता है। कुछ नेताओं का कहना है कि जम्मू को अलग राज्य बनने से क्षेत्रीय जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी होंगी। वहीं पार्टी नेतृत्व ने सदस्यों से एकजुट रहने और सार्वजनिक बयानबाजी में संयम बरतने की अपील की है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, जहां पर लगातार जम्मू की अगर बात करें अब अलग राज्य बनाने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ रशीद जुड़ चुके हैं। आसिफ, बताइएगा ये ओवरऑल जो सिचुएशन अब बनती हुई नजर आ रही है, राज्य का दर्जा पहले ही बात कही जा रही है, अब जम्मू को अलग राज्य बनाने की बात सामने आ गई। देखिए, इससे दो तीन चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। नंबर वन, भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, क्लैरिफिकेशन आ गई है। दूसरी बात, ये व्यक्तिगत राय किसी भी विधायक की, किसी भी व्यक्ति की हो सकती है और श्यामलाल शर्मा कोई छोटे मोटे आवाज़ या कोई ऐसा चेहरा तो नहीं है। पूर्व मंत्री रहे उमर अब्दुल्ला के साथ, पहले सरकार में भी काम कर चुके हैं जब राज्य हुआ करता था, और केंद्र शासित प्रदेश में वो अपोजिशन या प्रिंसिपल पार्टी का हिस्सा है। तो ऐसे में उनके बयान को अगर इंपॉर्टेंस ना दी जाए तो शायद ये भी अपने आप में गलत होगा। लेकिन यहाँ सरकार में बैठे लोग हों, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सरकार चला रही है, कांग्रेस उसके साथ है, सीपीआईएम उसके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट जो एमएलए जीत कर आए थे, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उन तमाम लोगों को कम से कम राजनीतिक मुद्दा एक मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि बीजेपी असल में चाहती क्या है, शायद ये सच्चाई वाली आवाज़ चाहे एक ही नेता ने बात की हो सामने आई हो। लेकिन जब ऑफिशियल स्टैंड की तरफ जाते हैं और 48 घंटे पहले जम्मू में पार्टी के जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष हैं सत शर्मा साहब, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, जब वो मुद्दा बना रहे थे या जिन मुद्दों को लेकर चर्चा करनी, उनने
एक बात तो जरूर कही कि पूरे रीजन के साथ ये जो इम्बैलेंस है, जिसको सरकार पूरे रीजन को साइडलाइन कर दिया गया, नजरअंदाज जम्मू के मुद्दों को कर रही है, जम्मू के लोगों को कर रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के ज़्यादातर एमएलएज हैं, सरकार के कम एमएलएज हैं, कुछ ज़्यादा नहीं मिला। ये बात ज़रूर कही कि आप खुलकर बात करें और बगैर किसी डर और भय के आप संसद में हंगामा भी वो तो होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन कम से कम मुद्दा सामने रखा जा सके एक रणनीतिक रूप से। वो जब रणनीति तैयार हो रही थी, राज्य वाले दर्जे पे कोई बात नहीं हुई थी, मगर जब ये स्टेटमेंट आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और उसके तमाम सहयोगी जो घटक दल है, उन तमाम लोगों को कम से कम एक मौका मिला है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त भी डिले करवा रही है सेंटर से, या केंद्र सरकार ने कहा था कि चुनाव होने के बाद, डिलिमिटेशन होने के बाद, सारे प्रोसेस की तरफ पीसफुली जब हम जाएंगे, तो शांतिपूर्वक ढंग से जब चुनाव भी हो जाएंगे, तो अगला कदम होगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय या खुद प्रधानमंत्री बार बार बात कर चुके हैं। अब यहाँ क्रेडिट और डिस्क्रेडिट वाली लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस या उसके तमाम जो साथी हैं, अलाइड फोर्सेज हैं, वो ये मानकर चल रही हैं कि ये वो एक कारण है जो समझ में आता है, और शायद यहां से कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया केंद्र को दी जा रही है कि जम्मू को अलग कर दिया जाए। लेकिन रीजनल इंबैलेंस को खत्म करने की जहां तक बात है, तो अधिकतर लोगों का पिछले कुछ समय में इस तरह की आवाजें आपने उठते हुए देखी होंगी, मगर बिल्कुल कोई सोल्यूशन पर पहुंचा हो, आधिकारिक कोई बयान हो, केंद्र सरकार से मुद्दों पर जरूर चर्चा बीजेपी की भी हुई है, पार्टी हाईकमान से मुलाकातें करते रहे, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं आई थी। तो इस बयान के बाद सियासी पारा तो ऊपर जाएगा ही, क्योंकि ये वो बात है जब आप सिर्फ और सिर्फ 25 दिन उस सेशन से दूर है जो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार की 14 महीनों के दौरान दूसरा बजट सत्र होगा, और बड़ा दबाव ये भी कि सरकार के साथ, सरकार की तरफ से किए गए वादे वो पूरे करना एक बात, लेकिन अगर रेजोल्यूशन आया तो देखने वाली बात यह होगी कि अगर 4, 5, 10 एमएलए उसके साथ जुड़ गए, एक तरफ से आवाजें उठी, तो उस समय कम से कम एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ये श्यामलाल शर्मा की अपनी व्यक्तिगत राय या ओपिनियन नहीं था, बल्कि पार्टी भी इस लाइन को टो करती। लेकिन आसिफ, यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर कोई भी स्टेटमेंट पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से या किसी भी चेहरे की तरफ से दी जाती है, तो वो सोच समझ के दी जाए, क्योंकि पब्लिकली है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया। क्या इतना आसान है कि जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाए, कश्मीर को? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि डिफरेंशिएट किया जा रहा है हर बार जम्मू कश्मीर को अलग अलग हिस्से में। देखिए, दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी या टोपोग्राफी जिसको आप समझते हैं, तो आप मई 2023 की तरफ चले जाइएगा, वहां से शुरुआत होते हो तो 2024 में इलेक्शन से ठीक पहले प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वो था परिसीमन का, डिलिमिटेशन का। जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि क्या रीजनल बैलेंस खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है, आप शुरुआत कर लीजिएगा लोकसभा की जो सीटें बनाई गई, साउथ कश्मीर को पीर पंचाल बेल्ट के साथ जोड़ा गया, पीर पंचाल का आधा हिस्सा काटकर रियासी के साथ जोड़ा गया, रियासी का आधा हिस्सा जम्मू सीट के साथ जोड़ दिया गया। तो ऑलरेडी यहां पर एक डिवाइड हुआ है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रक्रिया है जिसको आप दूसरी लाइन में कहीं डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब आप राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो बीजेपी को जरूर यह बात है कि सूट करता है कि वो इस पूरे रीजन की आवाज उठाए, और बीच में अगर कोई आवाज उठा भी देता है तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन श्यामलाल शर्मा जैसा व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल भी है, बहुत बड़े नेता हैं, कई बार विधायक के रूप में पहले कांग्रेस से रहे, अब जाकर भारतीय जनता पार्टी में, और पूर्व मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनकी आवाज अगर इस तरीके से उठती है तो दैट मींस समथिंग इज अ फिशी विच इज कुकिंग बिहाइंड द बाज, शायद पार्टी के अंदर। और दो आवाजें क्या पार्टी में हैं या नहीं, इस चीज को लेकर सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल स्टैंड इस तरह का नहीं है, पहले ही कंफर्म कर चुकी है। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और ये एक बड़ी बात है कि जहां पर अब इस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं, और खुद पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर कोई बयान कोई नेता देता है तो पब्लिकली उस चीज को ध्यान रखा जाए, क्योंकि ओवरऑल ये स्टेटमेंट पार्टी को दर्शाता है। और इस बीच अब क्या कुछ होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर लगातार राज्य के दर्जा बात कहा जा रहा है, और केंद्र की तरफ से भी ये कहा गया सही समय होगा तभी मिलेगा। अब आगे क्या कुछ रहने वाला है ये देखने वाली बात है। लेकिन एक और बड़ी खबर, जहां पर 1 साल बाद भी खाली डिप्यूटी स्पीकर का पद है, बिल्कुल सरकार पर इसका दबाव बढ़ा है, और परंपरा के बावजूद भी नियुक्ति जो है वो टली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कई बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। बजट सत्र से पहले सियासत तेज हो गई है, कई बड़े मुद्दे लेकर जो है वो विपक्ष खड़ा है। सरकार ने इस पर चुप्पी साधी है, जो कि कहीं ना कहीं एक घेराव सरकार का भी हो सकता है। केंद्र से तालमेल के संकेत पर भी बहस होती हुई नजर आई है। राजनीतिक हलकों में गर्माहट जो है इस मुद्दे को लेकर, यानी कि जो डिप्यूटी स्पीकर का पद है उसको लेकर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस डिप्यूटी स्पीकर के पद को लेकर सरकार के गठन के 1 साल से अधिक समय के बाद भी ये पद जो है वो खाली पड़ा है। राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। अक्टूबर 2024 में सत्ता संभालने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व वाली सरकार, जिसे कांग्रेस
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलियों का समर्थन प्राप्त है। अब तक डेप्यूटी स्पीकर जो है वो नियुक्त नहीं कर सकी है। संसदीय परंपरा के अनुसार ये पद आमतौर पर प्रमुख विपक्षी दल को दिया जाता है और इस समय भाजपा 29 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष है। भाजपा नेताओं ने सरकार से परंपरा का सम्मान करने और जल्द नियुक्ति करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे केंद्र के साथ बेहतर तालमेल का सकारात्मक संदेश जाएगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे विपक्ष के प्रभाव को सीमित रखने की रणनीति मान रहे हैं। बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मुद्दा और गरमाने की संभावना भी जताई गई है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल अब सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि लंबा समय हो चुका है, अब एक और सत्र जो है वो होगा, जहां पर बजट सत्र से अगर पहले बात की जाए तो आखिरकार अभी तक डिप्यूटी स्पीकर का पद खाली क्यों है, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी को जाना चाहिए था, उस पर सरकार की तरफ से चुप्पी है। कई बड़े घेराव विपक्ष इस चुप्पी के चलते सरकार पर कर रही है। अब क्या ये पद भरा जाता है बजट सत्र से पहले, या जो विधानसभा का सत्र होना है उससे पहले क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ लगता है यहाँ पर ये स्पीकर पद को लेकर जो लगातार गर्माहट बनी हुई है, यहाँ पर सवाल ये है कि लंबा समय हो चुका है अब सरकार बने, उसके बावजूद भी जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी उनमें से ये बनना था, अभी तक सरकार ने क्यों नहीं बनाया? क्या कुछ डर है, क्या कुछ स्ट्रेटेजी है? ये दोनों बातें सामने है। देखिए, अभी डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो खाली पड़ा है, बिल्कुल बात सही है। और 1 साल से ज्यादा वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को हो चुका है और 2-3 बार असेंबली का सेशन हो चुका है, एक बजट पेश हो गया है, दूसरे बजट की तैयारी है, लेकिन अभी तक भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पहल ये नहीं हुई है कि डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को अनाउंस किया जाए। पहले तो ये लग रहा था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दे सकती है, फिर ये भी हुआ कि नहीं, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी को जाना चाहिए था। लेकिन 1 साल इसी में गुजरा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, और अभी भी कोई इस तरीके की हलचल नहीं है कि आने वाली सेशन से पहले डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो पूरा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर्स हैं, थोड़ी देर पहले जब हमने कुछ लीडर से बात की तो हंसते हुए इस चीज को टालते हुए नजर आए और उनका मानना था कि देखिए, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट तो कई सालों से खाली पड़ा है, लोकसभा के अंदर भी ये जरूरी थोड़ी है कि आप डिप्टी स्पीकर को भी लगा दें, काम चल रहा है, चेयरमैन हमारे पास है। जब स्पीकर साहब वहां नहीं होते हैं तो जो चेयरमैन कमेटी नॉमिनेट की गई है उनमें बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, दीगर पार्टियों के भी, तो वो काम चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर होना तो चाहिए था, लॉ इस तरीके का है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो फिल होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी भी इस पर कोई ज्यादा एग्रेशन के मोड में नजर नहीं आई। जिस तरीके से लीडर ऑपोजिशन के मामले पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट से टेकअप किया, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया एलओपी को कि क्या कुछ प्रोटोकॉल होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रेशर बनाना था गवर्नमेंट पर कि आप डिप्टी स्पीकर को पोस्ट नॉमिनेट करें जी या विपक्ष को दें, एज पर पुलिस, जैसा माजी में हमने देखा फॉर्मर जब स्टेट थी तो किस तरीके से अपोजिशन विपक्ष जो होता था उसे डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिलता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर गुरेजी साहब कई बार जो है वो डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। तो अभी यहाँ मौजूदा सिस्टम में यूटी में जब चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी दूसरे नंबर पर आई और फिर सभी छोटी छोटी पार्टियां भी अपनी प्रेजेंस देने में कामयाब हुई, लेकिन अभी तक भी डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो खाली पड़ा और अभी इस सेशन में ये पूरा होगा, बहुत कम ही उम्मीद है। यहाँ पर इशफाक, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब ये पद खाली रखा गया है, जिम्मेदारी जिसकी है वो पद सही पर जो शख्स होगा वो सही से निभा पाएगा, लेकिन यहाँ पर अब सरकार जिस तरीके से चुप है, ये भी कहा जा रहा है कि ये उनकी एक स्ट्रैटेजी है क्योंकि विपक्ष का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा अगर इस पद पर वो उस पार्टी के किसी चेहरे को रखते हैं। तो देखिए, बिल्कुल अगर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष के पास चला जाता है, बीजेपी के पास चला जाता है और कल बीजेपी प्रोटेस्ट करती है, डिप्टी स्पीकर उस प्रोटेस्ट के साथ बाहर जाते हैं, तो सीधी सी बात है, खबर बहुत बड़ी बनती है कि डिप्टी स्पीकर ने प्रोटेस्ट किया जी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि भाई चलो अभी मुद्दे ऐसे हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को किया जाए, लिंगर ऑन जितना किया जा सकता है किया जाए और विपक्ष को जितना मौका दिया जाए, लेकिन अभी डिप्टी स्पीकर का पोस्ट फिल होगा, मुझे कहीं पर भी इस तरीके के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
करने के लिए। और आप देखिए कि ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से क्या ये रणनीति है, सरकार की स्ट्रैटेजी है कि विपक्षी चेहरा ना लाया जाए इस पद पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर डिप्यूटी स्पीकर विरोध प्रदर्शन करेगा तो इमेज कहीं ना कहीं सरकार की साइडलाइन होगी। और इस पर हंसी के पीछे क्या राज छुपा है, जो नेता इस सवाल पर हंसते हुए नजर आते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल है। आगे बढ़ेंगे जहां पर कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में लगातार सूखा मौसम बना हुआ है, जबकि ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। श्रीनगर और अन्य निचले इलाकों में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी नहीं होने से जलस्तर में गिरावट, खेती पर पड़ते प्रभाव और हवा की गुणवत्ता खराब होने जैसी चिंताएं गहराती जा रही हैं। किसान सिंचाई संकट को लेकर चिंतित है, वहीं आम लोगों को धूल भरी हवाओं और सूखी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों में अभी निकट वक्त में बड़ी राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी सीमित हुई है और राहत लेकर आई है, लेकिन घाटी के अधिकांश हिस्सों के लिए यह सूखा दौर फिलहाल जारी रहने के संकेत दे रहा है। श्रीनगर में खुशकसाली जारी और खुशकसाली की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किलातों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चाहे वो पानी की किल्लत की बात करें या फिर बाकी चीजों की बात करें, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लोग फेस कर रहे हैं इस वक्त। वहीं पर माइनस टेम्परेचर्स की बात करें तो वो और भी नीचे चले गए हैं, क्योंकि ड्राई वेदर कंडीशन जो है वो वादी कश्मीर में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम हाई रिचेस की बात करते हैं, हाई रिचेस में कहीं ना कहीं जो है बर्फबारी हुई, अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से टूरिस्ट फ्लो भी देखने को मिला। लेकिन वहीं पर मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। बर्फबारी तो बिल्कुल ही जो है मैदानी इलाकों में देखने को नहीं मिली, बल्कि बारिशें जो है वो कहीं कहीं पर हुई, लेकिन उस तरीके की बारिशें जो है वो नहीं हुई। चिले कलान का मौसम चल रहा है, चिले कलान का सीजन चल रहा है, लेकिन फिर भी ना ही वैसी बर्फबारी देखने को मिली, ना ही बारिशें देखने को मिले, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग सफर कर रहे हैं। ऐसा भी बताया गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कि 20 जनवरी तक जो है वो मौसम खुश्क ही रहेगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी हुई, लेकिन खुश्क मौसम सिर्फ और सिर्फ मैदानी इलाकों में ही देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम आज रात की बात की टेम्परेचर्स की बात करें, तो आज रात श्रीनगर में -4.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और गुलमर्ग में भी -8.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर जो है इन दिनों रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्योंकि खुशकसाली भी है और श्रीनगर में जो है इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर सुबह सवेरे की बात करें तो सड़कें जो है वो फ्रीज हुए होते हैं, जिसकी वजह से कम्यूटर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है चलने में, ड्राइवर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है चलने में। ऐसे में अगर बात करते हैं एडवाइजरी की, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि रोड्स पर जो है सुबह सवेरे अच्छी तरीके से चले, धीरे से चले और लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। लेकिन फिलहाल के तौर पर वेदर जो है वो ड्राई ही रहने वाला है श्रीनगर के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर बारिशें और साथ ही साथ बर्फबारी जो है वो बिल्कुल देखने को मिली। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट। वही जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के पढ़ानू से कल्टा को जोड़ने वाली सड़क पिछले करीब 5 महीनों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सड़क टूटने से स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए ये टूटी सड़क परेशानी का बड़ा कारण बनी हुई है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद संबंधित विभागों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे लोगों में नाराजगी और रोष बढ़ता जा रहा है। जल्द सुधार की मांग उठने लगी है। वहीं जम्मू के ब्लॉक सतवारी के अंतर्गत आने वाले गांव बबलियाना में पिछले 1 साल से टूटा पड़ा पुल स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। ये पुल बबलियाना को गंग्याल, बड़ी ब्राह्मणा और कुंजवानी से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां से रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण न केवल आम लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि छात्रों,
कर्मचारियों और स्थानीय व्यापारियों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द काम नहीं हुआ और कोई कदम नहीं उठाया गया तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द पुल की मरम्मत करवाकर समस्या का समाधान किया जाए। महाराज पुली ते बड़े चिर होई टुटे दे, इस गल दिखदा कोई नहीं है। रोज असें घाह लेइयै इधर खेतरा आना होंदा है। ते महाराज जो 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ जो पहली जंग होई ना, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਹਾਂ, ਪੁਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ, ਹਲਕਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗਈ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਲੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਹੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਏ ਨਾ ਇਹ ਖੰਭੇ ਖੁੰਭੇ ਪਾਈਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਪਏ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਆਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਖੰਭੇ ਕੰਮ ਦਿਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸ ਬੰਦੀ ਦੇਖੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਸਤਾ, ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ, ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ वाले पासे सारे देखते हैं, गरीबी वाले पासे भी देखो। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।